अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इवन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी रिएक्शन इस टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजिंग लगता है, आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, आप उसको मेमोराइज़ नहीं कर पाते हो, तो इस लेक्चर को एंड तक देखने के बाद इंशाल्लाह ये तमाम रिएक्शंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम रिएक्शंस को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। सो एंड तक आपने इस लेक्चर को लाजमी देखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ कि थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन की तो इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं थर्म का मतलब क्या है। ये जो वर्ड है थर्मल, ये थर्म से निकला है और थर्म का मतलब होता है हीट, और इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? हीट। और अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? तोड़ फोड़, ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक कंपाउंड है, वो ब्रेक हो जाएगा। जब हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो इससे या तो हमारे पास दो सब्सटेंसेस बनेंगे या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनेंगे, दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े बन सकते हैं हमारे पास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मतलब हमारे पास एक लार्ज कंपाउंड है, जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो इससे हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं या कंपाउंड बन सकते हैं जो कि स्मॉल इन साइज़ होंगे। सो फॉर एग्जांपल, हम क्योंकि ये ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको मेटल्स बोलते हैं। तो मेटल्स को हम M से शो करते हैं और इसके साथ कार्बोनेट हमने अटैच किया हुआ है, तो ये है हमारे पास मेटल कार्बोनेट। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, जब भी हम ग्रुप 2 के मेटल कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करते हैं तो इससे हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनता है, प्लस जो गैस यहाँ पे रिलीज होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डियर स्टूडेंट्स, ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब मेटल कार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो राइट आंसर क्या आपने लगाना है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होना चाहिए कार्बोनेट्स जो है ये हमारे पास एक रेडिकल है। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोनेट हमारे पास क्या है? एक रेडिकल है। और इस कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, CO3 2 नेगेटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और हम क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 2 के मेटल कार्बोनेट्स को डिस्कस करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम ग्रुप 2 के मेटल्स की बात करें, मेटल फॉर एग्जांपल ये 2 है हमारे पास, और इस पे जो चार्ज होगा ग्रुप 2 के मेटल पे वो है 2 पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पॉजिटिव कार्बोनेट के 2 नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास मेटल कार्बोनेट का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? MCO3 बनेगा, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया हुआ है मेटल कार्बोनेट का फार्मूला MCO3। डियर स्टूडेंट्स, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो मेटल ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। जो कार्बोनेट है इसमें CO3 थे, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बोनेट की बात करें जिसमें कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच हैं, तो ये कुछ इस तरह से अटैच होते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, और जो थर्ड हमारे पास ऑक्सीजन होगा उसके साथ भी ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, और इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में जब हम डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये जो गैस है ये यहाँ से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्रुप 2 के मेटल्स में अगर हम मैग्नीशियम एज अ मेटल ले लें तो फिर इसका नाम क्या बनेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर ग्रुप 2 का मेटल कैल्शियम है तो इस कार्बोनेट का क्या नाम बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें जो हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स होते हैं ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इससे जो हमारे पास
मेटल ऑक्साइड बनेंगे वो हमेशा वो भी सॉलिड फॉर्म में होंगे, और इससे जो गैस रिलीज होगी वो हमेशा कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेटल कार्बोनेट में मैग्नीशियम को ले रहे हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और अगर आप फॉर एग्जांपल कैल्शियम लेते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और अगर आप मैग्नीशियम एज अ मेटल लेते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, अगर हम बेरिलियम कार्बोनेट को, बेरिलियम जो कि ग्रुप 2 का वेरी फर्स्ट मेंबर है, अगर हम बेरिलियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये फौरी डिकम्पोज हो जाता है बेरिलियम ऑक्साइड में। तो इसका मतलब है बेरिलियम के बाद अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करें और उसके मैग्नीशियम के बाद हमारे पास ग्रुप 2 में कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इनके कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करना मुश्किल होता जाता है। मेरे कहने का मतलब है फिर हमें इनको डिकम्पोज करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसका मतलब है, इसकी रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करना क्यों मुश्किल होता जाता है, क्यों डिफ़िकल्ट होता जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी, कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? इंक्रीज़ करती है। अब डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्योंकि इंक्रीज़ करती है, इस वजह से बेरियम जो कि ग्रुप 2 में सबसे नीचे मौजूद है ये मोस्ट स्टेबल होगा। और इसके अलावा अगर हम बेरिलियम की बात करें जो कि ग्रुप 2 का वेरी फर्स्ट मेंबर है, ये सबसे कम स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डज थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप? सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है पोलराइजिंग पावर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप 2 के मेटल आयंस की बात करें तो इनकी पोलराइजिंग पावर जो है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होती है। अच्छा, अब ये पोलराइजिंग पावर क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, पोलराइजिंग पावर हम बोलते हैं कि हमारे पास एक कैटाइन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कैटाइन है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कैटाइंस हैं। एक है हमारे पास फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, और दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है? बेरियम है। ये हमारे पास ग्रुप 2 के दो मेटल आयंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम का साइज स्मॉल होता है और बेरियम का साइज क्या है? लार्ज है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, अगर हमारे पास मेटल का साइज कम होगा, जैसा कि मैग्नीशियम है हमारे पास, इसका साइज क्या है? स्मॉल है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर स्मॉल साइज कैटाइन है और इस पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसके साथ जो एनाइन मौजूद होगा, कैटाइन का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? इसके साथ जो एनाइन होगा उसके इलेक्ट्रॉन को ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। तो इसका मतलब है स्मॉल साइज कैटाइन के साथ जो कार्बोनेट होगा हमारे पास, जैसा कि इस सिनेरियो में ये हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है। मैग्नीशियम तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसके साथ ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है? कार्बोनेट है। सो MgCO3। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम का साइज स्मॉल है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? वो कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट ज़्यादा करेगा। तो इस वजह से इसका मतलब है ये उसको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जो मैग्नीशियम कैटाइन का न्यूक्लियस है ये कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, उसको ज़्यादा पोलराइज कर रहा है। तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या है? सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करें तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, आयोनिक साइज इंक्रीज करता है। बेरिलियम की निस्बत मैग्नीशियम का साइज ज़्यादा है, मैग्नीशियम की निस्बत कैल्शियम, और सबसे ज़्यादा ग्रुप 2 में बेरियम का साइज है। तो इसका मतलब है पोलराइजिंग पावर फिर सबसे कम किसकी होगी? बेरियम की होगी, लाइक दिस वन। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने नीचे समराइज किया हुआ है कि अगर हमारे पास कैटाइन का साइज, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैटाइन स्मॉल है तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है ये अपने साथ मौजूद जो कैटाइन है, स्मॉल कैटाइन है, अपने साथ मौजूद कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, उसको ज़्यादा पोलराइज बना देगा।
अब जितना ज़्यादा वो पोलराइज बनता जाएगा उसमें कार्बोनेट्स में जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कार्बन और 3 ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है उसमें एक मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, 2 सिंगल बॉन्ड हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कार्बोनेट में कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच हैं और जो 2 ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से साथ में मौजूद जो कैटाइन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, इजीली ये टूट जाएगा। तो इजीली टूट जाएगा का मतलब क्या है कि ये लो टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो आयोनिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। बेरिलियम की निस्बत मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की निस्बत कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनका साइज इंक्रीज करता जाता है जिसकी वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा डिक्रीज होती जाएगी डियर स्टूडेंट्स उतनी ही स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स हैं जो टॉप पे मौजूद है उनको उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, उनको डिकम्पोज करना बहुत आसान होता है, इवन कि वो लो टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी के इंक्रीज़ करने की वजह से हमें उनको डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि अगर हम आयोनिक साइज़ की बात करें और अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें पोलराइजिंग पावर के साथ, यह है हमारे पास पोलराइजिंग पावर। सो डियर स्टूडेंट्स, आयोनिक साइज़ और पोलराइजिंग पावर दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आयोनिक साइज़ अगर आयोनिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, एंड वाइस वर्सा। आई मीन आयोनिक साइज़ अगर डिक्रीज़ होगा तो फिर पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज़ कर जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर मोर अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर के दरमियान, पोलराइजिंग पावर और अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें स्टेबिलिटी के साथ, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सो पोलराइजिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हमारे पास कि पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी, और पोलराइजिंग पावर जितनी कम होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है, तो स्टेबिलिटी क्या होती जाती है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ करती जाती है डाउन द ग्रुप। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नाइट्रेट्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ग्रुप 2 के जो नाइट्रेट्स हैं ये किस तरह से डिकम्पोज होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको नाइट्रेट्स जो कि एक रेडिकल है हमारे पास, आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रेट्स हम बोलते हैं, इसका फार्मूला है NO3 नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास नाइट्रेट्स का फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मेटल की, ग्रुप 2 मेटल्स की, तो ग्रुप 2 मेटल्स पे, ग्रुप 2 के जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम इसके साथ नाइट्रेट्स को अटैच करते हैं NO3 नेगेटिव, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम नहीं हैं। तो इसका मतलब है अगर 2 हमारे पास आयन है और इन पे चार्ज सेम नहीं है तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, बल्कि इनके जो चार्ज नंबर है वो क्या हो जाएगा, क्रॉस एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारे पास मेटल है और इसके साथ जो हमारे पास नाइट्रेट है हम उसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे, और मेटल के ऊपर जो 2 पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे आ जाएगा। आफ्टर क्रॉस एक्सचेंज यहाँ पे हम लिखेंगे, और नाइट्रेट के ऊपर जो 1 चार्ज है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, बट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 ही कंसीडर किया जाता है। वेल डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने मेटल कार्बोनेट्स में पढ़ा था कि जब मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज होते हैं तो मेटल ऑक्साइड बना था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी तरह से मेटल नाइट्रेट्स को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो इससे भी मेटल ऑक्साइड बनेगा हमारे पास और एक गैस रिलीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी
बल्कि नाइट्रेट्स जब भी डिकम्पोज होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपने हमेशा याद रखना है जो गैस रिलीज होगी वो होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा। सो इसके बाद हमने क्या करने, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मेटल की एग्जांपल लें, कैल्शियम फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कैल्शियम क्या है, ग्रुप टू की एक मेटल है। अगर हम मेटल की जगह पे कैल्शियम लगा दें तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला बनेगा CaNO3 ट्वाइस। डियर स्टूडेंट्स, जब कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, प्लस ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने कलर याद रखना है, MCQs के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कलर कैसा है, ब्राउन कलर, ब्राउन गैस है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है हमारे पास, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। सो बाकी अगर हम डियर स्टूडेंट्स ट्रेंड की बात करें तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने वहाँ पे इससे पहले अभी हमने कार्बोनेट्स में पढ़ा है। जैसे वहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है ग्रुप 2 का जो वेरी फर्स्ट बेरिलियम नाइट्रेट है हमारे पास, ये क्या होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, जबकि हमारे पास जो बेरियम नाइट्रेट जो कि लास्ट मेंबर है ग्रुप 2 का बेरियम, इसके नाइट्रेट्स को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। उसकी रीज़न क्या है कि बेरियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सो डियर स्टूडेंट्स, इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी की सेम रीज़न है कि इसमें की जो पोलराइजिंग पावर है डाउन द ग्रुप वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से नाइट्रेट के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी मेटल कैटायंस की कम होती जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाती है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टेबल फॉर द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स का थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर की वैल्यूज़ गिवन है। इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमारे पास जो ग्रुप 2 का वेरी फर्स्ट मेंबर था जिसको हम बेरिलियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसके डिकम्पोजिशन टेम्परेचर की वैल्यू है 250 डिग्री सेल्सियस। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी समझाया है कि थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर की वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी के इंक्रीज करने की वजह से ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करना मुश्किल होता जाता है, मतलब टेम्परेचर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो बेरिलियम के बाद जब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। बेरिलियम कार्बोनेट जो कि 250 पे डिकम्पोज हो रहा था, अब इसके नीचे जो मैग्नीशियम है वो 540 डिग्री सेल्सियस पे जाके डिकम्पोज होगा। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम की बात करें तो इसका जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो 900 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद स्ट्रोंशियम जब आता है तो इसका 12,289 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सबसे लास्ट पे है बेरियम कार्बोनेट, इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा 1360 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे आपने इस टेबल में वैल्यूज़ भी देख ली हैं डियर स्टूडेंट्स। ये MCAT में ख़ास तौर पर MCQ यहाँ से बन सकता है। इस तरह के MCQs अक्सर आते हैं जिसमें वैल्यू वगैरह आपसे पूछी जाती है, और आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी इस टेबल को बहुत अच्छे से MCQs के लिहाज से करना है। सो रियल यूज़ की बात करें तो इस थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ हैं डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे केमिस्ट को क्या फ़ायदा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट जो है वो इसी थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर की वैल्यूज़ से जो अननोन कार्बोनेट्स होते हैं ग्रुप 2 के, और ग्रुप 2 के जो अननोन नाइट्रेट्स होते हैं, ये उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन कैन आइडेंटिफाई an unknown group 2 carbonates and nitrates and even all the elements present in carbonates and nitrates of group 2 elements. So dear students, अब हम इन सारे पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। जितना भी आज हमने सीखा है उसमें सबसे पहले हमने बात की थी कार्बोनेट्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज होते हैं तो इससे हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जब मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज होते हैं डियर स्टूडेंट्स तो इससे एक तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। स्टेबिलिटी की हमने बात की थी कि डाउन द ग्रुप जो स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बोथ टाइप्स में, चाहे वो हमारे पास कार्बोनेट्स हैं या फिर नाइट्रेट्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फर्दर बात करें रीज़न की, तो थर्मल
स्टेबिलिटी के इंक्रीज होने की रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पोलराइजिंग पावर थी, जो कि डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब पोलराइजिंग पावर क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयन का साइज़ क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने ये पढ़ा है कि डिकम्पोजिशन टेम्परेचर से जो हमें फ़ायदा होता है वो ये है कि डिकम्पोजिशन टेम्परेचर की मदद से जितने भी अननोन कंपाउंड्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल द एकेडमिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं आपके 12th न्यू केमिस्ट्री बुक के, वो आपको टाइमली मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपने इस वीडियो को शेयर करना है, हमारे इस चैनल को शेयर करना है, ताकि उन सब का फ़ायदा हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका किसी किस्म का या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर सकूँ इंशाल्लाह। सो डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।